Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 40 of FPIAC HSSC 1 Computer Science Series. I hope all of you are doing well. आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फंक्शन इन पाइथन. फंक्शन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. आज हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे हम ऐड करते हैं, बट उससे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें फ़ंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब से पहले हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग सीखी, तो हमने देखा कि हम जो कोड एक दफ़ा लिखते हैं या जिस लाइन पे लिखते हैं, वो उसी वक़्त एग्ज़ीक्यूट होता है और जिस तरह वो लाइन बाय लाइन लिखा होता है, वो वैसे ही एग्ज़ीक्यूट होता है, राइट? बट अगर हम ये चाहते हैं कि हमें वही सेम कोड अगर नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 लाइन ऑफ कोड लिखा, तो जो कोड हमने 1, 2, 3 लाइन पे लिखा, वही कोड हमें आगे जाके 50, 60, 70 पे भी रिक्वायर है, सेम कोड। तो क्या हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस कोड को बार-बार रिपीट करेंगे? अगर तो हम रिपीट करेंगे तो ये हमारे एक एफ़िशिएंट कोडिंग नहीं होगी, हमारे कोड का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और उसी सेम कोड को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने इसे चेंज करना हुआ, तो हमें उसे 3-3 जगह पे चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो इन तमाम प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम अपने फंक्शंस बना लें, जो कि बेसिकली एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाती है। यानी हम क्या करते हैं, हर एक स्पेसिफ़िक काम जो करना होता है, उसका एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, राइट? यानी एक काइंड ऑफ टेम्पलेट एक फंक्शन का बन जाता है, फिर जहाँ-जहाँ हमें वो रिक्वायर होते हैं, हम सिर्फ़ उस फंक्शन को कॉल करा देते हैं और जो काम उसे एग्ज़ीक्यूट कराना होता है, वो हम उससे एग्ज़ीक्यूट करा देते हैं, राइट? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा में क्या होता है कि हमारा कोड बार-बार रिपीट नहीं होता और हमारे पास जो है वो हर एक का पार्ट अलग हो जाता है, राइट? इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ भी लेते हैं कि अगर हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जहाँ पर हमें लॉगिन भी चाहिए, साइन अप भी चाहिए और भी फंक्शंस चाहिए, तो क्या हम बार-बार जहाँ-जहाँ रिक्वायर होंगे, वहाँ-वहाँ इस फंक्शन को दोबारा लिखेंगे? नहीं, हम एक दफ़ा फंक्शन बनाएँगे और बार-बार जहाँ हमें यूज़ करना होगा जस्ट उसको कॉल करके यूज़ कर लेंगे, राइट? सो ये फंक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। बाकी लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि फंक्शन किस तरह से बनते हैं, होते क्या हैं और हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड में आपके इस टॉपिक में से किस-किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। फ़ंक्शन बेसिकली ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज़्ड रीयूज़ेबल कोड होते हैं। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि जैसे मुझे अगर लॉगिन का काम कराना है, ठीक है? तो लॉगिन का फ़ंक्शन कैसे काम करेगा, उसने क्या इनपुट लेनी है, क्या प्रोसेस कराना है, कैसे डेटाबेस में जाके मैच करना है कि यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो ठीक है या नहीं। तो वो सारे का सारा काम हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जो लिखेंगे, वो रीयूज़ेबल कोड हमारा क्या कहलाएगा? एक फ़ंक्शन। ये एक एग्ज़ाम्पल ऑफ फ़ंक्शन हो गई, राइट? तो फंक्शन होता क्या है? एक ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, राइट? इसमें क्या होता है कि हम अपने जो लार्ज स्केल प्रोग्राम होते हैं उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उनको हमारे लिए मैनेज करना आसान होता है, राइट? ये बिल्कुल एक रेसिपी की तरह है कि रेसिपी आपके पास अवेलेबल है और आपने उस रेसिपी को अपने मुताबिक जिस तरह यूज़ करना है, जहाँ यूज़ करना है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन। बेसिकली इसी का नाम बाय यूज़ फंक्शन भी हो सकता है। बेसिकली इसके एडवांटेज हैं जिनकी वजह से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारे पास कोड की रेपिटेशन कम हो जाती है, राइट? यानी जैसे अगर हमने एक लॉगिन का फंक्शन बना लिया फॉर एग्जांपल, तो अगर हमें डिफरेंट जगह पे लॉगिन कराना होगा, यूज़र का चेक करना होगा कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए कि वो लॉगिन है या नहीं, तो बजाय इसके कि हम पूरा लॉगिन का कोड दोबारा लिखें, हमने कोड एक दफ़ा लिखा होगा, हम सिर्फ़ फ़ंक्शन को कॉल कराएँगे और वो उसी कोड को रीयूज़ करके चेक कर लेगा, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि आपको बार-बार उस फ़ंक्शन को कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। कैसे? कि देखिए, अगर हम एक-एक रिपिटिशन वाला कोड अलग-अलग लिखना शुरू कर दें, तो हमारे कोड का साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। हमारे नंबर ऑफ़ लाइन्स जो प्रोग्राम की हैं, वो बहुत बढ़ जाएँगी। इट मीन प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा और अगर हमने चेंज करना होगा तो इट मीन अगर वो 10 जगह पे कोड यूज़ हुआ है तो हमें 10 जगह चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रोग्राम को रीड करना, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसका एक फ़ंक्शन बनाया होगा तो हम एक जगह चेंज करेंगे, बेशक वो 10 जगह कॉल हुआ तो वो ऑटोमैटिकली सेम कोड को रीयूज़ करेगा, तो हमारे पास जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि हमारे पास प्रोग्राम में से एरर फाइंड करना आसान हो जाएँगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि अगर हमने लॉगिन का वही फंक्शन एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं, अगर मैंने 10 जगह यूज़ किया तो मुझे 10 जगह चेंज करना नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ़ कॉल है, कॉल सिर्फ़ जो है वो
कॉल का मतलब होता है कि उस फंक्शन को एक्सेस करो जो हमने एक दफ़ा लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक फंक्शन के एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर चेंज करेंगे और मल्टीपल प्लेसेस पे जहाँ-जहाँ वो यूज़ हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोड को टेस्ट करना, चेक करना, मैनेज करना आसान हो गया। हमारे पास डिबगिंग आसान हो गया। डिबगिंग किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, राइट? तो हमें सिर्फ़ एक जो फंक्शन है उसको चेक करना होगा कि वो कैसे काम कर रहा है, पूरे कोड को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल कहते हैं पार्ट्स को, यानी बेसिकली हम अपने बड़े प्रोग्राम यानी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर पार्ट का एक फंक्शन बना लेते हैं। इस तरीके से हमारे प्रोग्राम की मैनेजमेंट ईज़ी हो जाती है, राइट? अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। मेन फंक्शन 2 तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? जो आज अब इन लेक्चर से पहले हमने जितने भी फंक्शंस डिस्कस किए थे, जैसे हमने लास्ट लिस्ट के प्रोग्राम्स जितने भी डिस्कस किए लिस्ट में, उसमें हमने लेंथ का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन, मिन का फंक्शन, एक कॉमनली यूज़ फंक्शन प्रिंट जो हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं, इनपुट का फंक्शन। तो ये कौन से फंक्शन है? ये वो तमाम फंक्शन है जो पाइथन के अंदर पहले से बिल्ट इन है, यानी इनका ब्लॉक ऑफ कोड कि इन्होंने क्या करना है वो पहले से पाइथन के अंदर लिखा गया है, हमने जस्ट इनको कॉल कराना है, यानी जस्ट इनका नाम लिखना है और जो वैल्यू इनसे पास करके काम कराना है वो हम पास कर देते हैं और हम काम करा देते हैं, राइट? सो ये हमारे फंक्शंस कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन। दूसरे फंक्शन होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर रिक्वायरमेंट का कोई फंक्शन मौजूद हो। ऑल्दो पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट स्टिल कभी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ंक्शन चाहिए होता है। तो आप जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेसिकली फ़ंक्शन बनाएँगे, वो फ़ंक्शन आपका यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन कहलाएगा। और उसको बनाने का सिंटैक्स क्या है कि हम डेफ का कीवर्ड लिखते हैं। डेफ बेसिकली स्टैंड फॉर डेफिनिशन, यानी हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये फ़ंक्शन करेगा क्या, राइट? तो हमेशा हम पहले डेफ का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद फ़ंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, अगर रिक्वायरमेंट है तो पैरामीटर पास करें, नहीं है तो पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जो है वो कॉलन लगा के ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, देन रिटर्न स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होती है। अगर आपने फंक्शन में कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं, तो आप रिटर्न कराते हैं, वरना आप रिटर्न नहीं कराते, दिस इज़ ऑप्शनल, राइट? सो इस तरीके से हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं ताकि हमें पता चले कि फ़ंक्शन कैसे बनता है। ये आपकी बुक की एग्जांपल है, तो आपको बुक की एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगी और हमारा फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, राइट? सबसे पहले आपके पास है जी ड्रॉ अ लाइन यूजिंग फंक्शन। यानी लेट्स सपोज हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करे, एक लाइन ड्रॉ करे, राइट? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना होता है तो सबसे पहले हम डेफ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम जो है वो मीनिंग, मतलब उससे पता चलना चाहिए कि वो फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, यानी एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर लाइन ड्रॉ करी है तो मैं फंक्शन का नाम क्या रखूँगी, लाइन, राइट? इसके बाद आपको पता होना चाहिए हर फंक्शन की पहचान होती है कि उसके आगे यूँ ब्रैकेट्स लगी होती हैं, इट्स अ कंपल्सरी पार्ट। बेशक आप ब्रैकेट के अंदर कुछ पास करें या ना करें, लेकिन आपको ये ब्रैकेट्स हर हाल में लिखनी होती हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं और कॉलन लगाने के बाद हम इंडेंटेशन के साथ इसकी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करानी होती है, राइट? अब बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में हमने क्या कराना है, लेट्स सपोज हमने प्रिंट कराना है लाइन, तो लाइन के लिए मैं क्या कहती हूँ, एक मैंने डैश लगाई और हमने ये पहले पढ़ा था कि अगर मुझे एक लेट्स सपोज एक लाइन बनानी है तो मुझे ये डैशेस 15 टाइम चाहिए, राइट? तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, यानी बेसिकली जो ये कहेगा कि इस डैश को इतने टाइम प्रिंट करा दें, राइट? यानी बेसिकली जब भी ये फंक्शन की डेफिनेशन जो है, जहाँ भी फंक्शन कॉल होगा तो डेफिनेशन क्या करेगी कि लाइन प्रिंट कराएगी जो कि 15 डैशेस पे कंसिस्ट कर रही होगी। अब बेशक आपने ये डेफिनेशन लिख दी है, बट ये डेफिनेशन तब तक काम नहीं करती जब तक आप फंक्शन कॉल नहीं करते, राइट? और फंक्शन कॉल कैसे होती है, नाम से। तो जस्ट हम नाम लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट डाल देते हैं, इस तरीके से हमारी जो फंक्शन कॉल है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह हम अगर एक दफ़ा फिर लिखेंगे तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमने सिर्फ फंक्शन कॉल 2 दफ़ा की और ऑटोमेटिकली हमारा कोड 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, यानी पहले हमें एक लाइन नज़र आएगी, फिर हमें दूसरी लाइन नज़र आएगी। यानी पहला फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल जाएगा डेफिनेशन के पास, लाइन प्रिंट करेगा, वापस आएगा, दूसरा फंक्शन कॉल होगा, फिर वापस उसी कोड के पास जाएगा, उसी कोड को रीयूज़ करेगा और दोबारा से एक लाइन प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन के थ्रू कोड को रीयूज़ कर सकते हैं और अब मुझे जितनी मर्ज़ी लाइन्स प्रिंट करानी है, जस्ट फंक्शन कॉल लिखनी है और ये ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और हमें आउटपुट में नज़र आ जाएगा कि हमारा फंक्शन किस तरीके से काम करता है, राइट? तो इस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं।
जस्ट बाय सिंपल यूजिंग द डेफ वर्ड, फंक्शन का नाम और पैरामीटर। अब आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, पहले 15 डैशेस प्रिंट हुई फर्स्ट लाइन, फिर दूसरे फंक्शन कॉल की वजह से दूसरी लाइन। तो इस तरीके से हम सिंपल फंक्शन बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि आप किस किस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। अब पहले तो हम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें करना क्या है, फिर हम इसका कोड लिखेंगे। सबसे पहले है जी, राइट अ फंक्शन दैट रीड्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया। यानी हमें सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाना है जिसका काम क्या है, उसने एरिया डिस्प्ले कराना है रेक्टेंगल का, और लेंथ भी उसने रीड करनी है। रीड मीन्स टेक इनपुट, यानी लेंथ भी इनपुट करानी है और विड्थ भी इनपुट करानी है, और उसके बाद उसका एरिया डिस्प्ले कराना है, राइट। सो हमें पता है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफ का कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, एरिया रखते हैं, सिंटेक्स का पार्ट है ब्रैकेट्स यहाँ पर, और उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें लेंथ को इनपुट कराना है। तो एल का वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हमें रीड करना है, रीड के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है, और हम इंटीजर लेना चाहते हैं तो इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे और यूज़र से कहेंगे कि इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट। सिमिलरली एक और वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, w, और उसके अंदर हमने क्या इंट कराना है, उसके अंदर भी हमें इनपुट चाहिए, और इसके अंदर हम इनपुट क्या कराएंगे, हम कहेंगे कि इनपुट इनपुट, राइट, और उसके अंदर हम यूज़र से इनपुट करा लेंगे अपनी इंटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। कीवर्ड हमेशा छोटे डाले जाते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कीवर्ड्स जो है ना उस लोअर केस में होने चाहिए, राइट। अब लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई, कैलकुलेट एरिया करना है, तो एरिया कैसे होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यानी वही जो आपने वेरिएबल बनाए होंगे उन्हीं को आपने मल्टीप्लाई करके स्टोर करा देना है। अब हमें सिर्फ वो चीज़ नज़र आती है जो कि आउटपुट प्रिंट की स्टेटमेंट में लिखी जाती है। प्रिंट के अंदर हमें क्या करना है जी, एरिया इक्वल्स टू, और एरिया कहाँ से आएगा, ए से, राइट। तो आप इंडेंटेशन को माइंड में रखें कि अब जैसे ये अगर हमारा फंक्शन है तो इसकी इंडेंटेशन के साथ इतनी हमने स्टेटमेंट्स दी हैं, तो ये सब की सब इसकी बॉडी का पार्ट है। लेकिन ये काम तब तक नहीं करेगा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते। और फंक्शन कॉल कैसे होते हैं, नाम से, फंक्शन का नाम क्या है, एरिया, तो जस्ट हम एरिया लिखेंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब फंक्शन कॉल होगी तो बाकी सारे काम जो है वो हमारे फंक्शन की बॉडी के अंदर होंगे। वो पहले हमसे इनपुट लेगा, इनपुट के बाद जो है वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देगा, राइट। यानी बात वही है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट में सबसे पहले वो हमसे फर्स्ट नंबर, सॉरी, लेंथ मांगेगा। लेंथ हम इंटर करते हैं जी 4, और विड्थ इंटर कर देते हैं हम 2। तो ये आप देख सकते हैं एरिया हमारे पास क्या आ गया, 8। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया जो कि हमारा क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया, और साथ ही डिस्प्ले भी कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से आप सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगली एग्जांपल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो पीछे जितनी भी एग्जांपल डिस्कस किए, तो हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या जिसको हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए, राइट। तो बेसिकली पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स वो होते हैं जब आप डेफिनेशन लिखते हैं और जो अभी तक हम ब्रैकेट खाली छोड़ रहे थे वहाँ पर हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं जो कि कॉल से पास होने वाली वैल्यू को अपने पास स्टोर करते हैं एंड देन फंक्शन की बॉडी के अंदर उनको प्रोसेस कराते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये सिर्फ प्लेस होल्डर होते हैं, यानी इनका काम होता है कि जो भी फंक्शन कॉल में वैल्यू पास हुई है उसे अपने पास स्टोर कर लें, ताकि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जहाँ हमें प्रोसेस करा के कुछ चेंज वगैरह कराना हो तो हम उसे आसानी से स्टोर कर सकें, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू जो कॉल में पास करते हैं। यानी पैरामीटर कौन से होते हैं, जो आप डेफिनेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल नज़र आ रही है, डेफ ग्रीड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ नेम एक पैरामीटर है जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कौन सी, जो कॉल के वक्त आर्ग्यूमेंट पास होगा। आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कॉल के वक्त, और डेफिनेशन के वक्त जो वेरिएबल बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने अपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करने हों तो इसका मतलब क्या है, आप कॉल के वक्त कोई वैल्यू पास करेंगे, और जो वैल्यू आपने पास करनी है उसको स्टोर करने के लिए डेफिनेशन के पास कोई वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए जो उस वैल्यू को स्टोर कर सके, ताकि हम उसे डेफिनेशन के अंदर प्रोसेस करा सकें, राइट। सो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं कि किस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और वो कैसे काम करते हैं और बेनिफिशियल क्यों है हमारे लिए।
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम पैरामीटर्स जो है और आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करके अपने फंक्शन की फर्दर कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। तो हम अपने इसी प्रोग्राम को थोड़ा इन्हेंस करते हैं कि अगर हम आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर पास करेंगे तो किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। आर्ग्यूमेंट बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया कि आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो हम फंक्शन कॉल में पास करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर इसको बजाय इसके कि ये एक स्टैटिक हमें आउटपुट दे रहे, यानी कि जब भी फंक्शन हम कॉल करते हैं तो सिर्फ डैश प्रिंट हो रही है। लेट्स सपोज मैं ये नहीं चाहती कि डैश प्रिंट हो, मैं चाहती हूँ मैं यहाँ से जो भी पास करूँ वो लाइन जो है वो 15 टाइम प्रिंट होनी चाहिए। लाइन मीन्स कोई भी सैम्बल जो पास करूँ वो इतने टाइम प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पर मैं अगर वर्टिकल पास करूँ, वर्टिकल लाइन 15 टाइम प्रिंट होनी चाहिए। मैं यहाँ प्लस पास करूँ फंक्शन कॉल में तो प्लस प्रिंट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर मैं जो है वो मल्टीप्लाई पास करूँ तो मल्टीप्लाई प्रिंट होना चाहिए। ये बात अभी हमने डिस्कस की, जब भी आर्ग्यूमेंट पास होता है तो उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पैरामीटर कंपल्सरी होता है। पैरामीटर क्या होता है? कोई भी वेरिएबल नेम, अ काइंड ऑफ प्लेस होल्डर, जो क्या करता है यहाँ से जो वैल्यू पास की गई है उसे अपने पास होल्ड करता है ताकि विद इन द फंक्शन बॉडी हम उसको यूज कर सकें, राइट। यानी मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो मैंने पहले डैश डालती इसकी जगह अगर मैं यहाँ एन डाल दूँ तो एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? हर उस वैल्यू को जो फंक्शन कॉल में पास हुई है। तो इट मीन फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा तो क्या पास हुई हमारे पास? लाइन। तो इट मीन 15 लाइंस प्रिंट होंगी। फिर क्या पास हुआ? प्लस। फिर क्या पास हुआ? मल्टीप्लाई। तो एक लाइन पहले 15 इसकी आएगी, फिर 15 इसकी आएंगी और फिर 15 इसकी आएंगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने फंक्शन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहेंस कर लिया। बेसिकली हमारी जो फंक्शन है वो काइंड ऑफ डायनामिक बन गया। यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसे यूज़ कर रहे हैं। यूज़र जो भी चीज़ पास करेगा हम उसको प्रिंट करा रहे हैं लाइन में, और नाम जो है वो हमने लाइन रखे है, नाम हम कुछ भी और रख सकते हैं, राइट। सो लेट्स चेक द आउटपुट। बाकी बस सिर्फ आपने माइंड में रखना है कि प्रोग्राम का काम कैसे करता है। सिंपली कॉल होती है तो डेफिनेशन के पास जाता है और फिर वापस आके अगली लाइन के पास। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले हमारे पास वर्टिकल लाइन प्रिंट हुई, फिर हमारे पास प्लस का साइन प्रिंट हुआ और उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टैटिक का साइन प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हम पैरामीटर्स को यूज़ करके, आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके अपने फंक्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टेक अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हम थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, जो कि पहले के लिहाज से थोड़ा सा अपर लेवल का प्रोग्राम है वो लिखते हैं, और ये आपके पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं फिर इसका प्रोग्राम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स नंबर, यानी सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करना है? नंबर को रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद उसको पास करना है फंक्शन को, यानी फंक्शन को पास कर देना है। फंक्शन का नाम गिवन है चेक कर, तो अब हम अपना नाम नहीं देख सकते, जो भी नाम होगा मतलब अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते, वही नाम जो गिवन है वही देंगे, दैट इज चेकर। अब वो चेकर फंक्शन क्या करेगा? वो कहेगा कि जो इसको इनपुट पास हुई है, इनपुट कब पास होती है? कॉल के वक्त। और कॉल के वक्त क्या पास होते हैं? आर्ग्यूमेंट। यानी बेसिकली जब आर्ग्यूमेंट में जो पास हुआ है इसको चेक करना है क्या वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो हमेशा पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो सबसे पहले डेफ का कीवर्ड लिखते हैं। अब क्योंकि हम अपना नाम नहीं रख सकते, वही नाम रखना है जो यहाँ पर गिवन है, दैट इज चेकर। ठीक हो गया। चेकर के बाद हमें क्या करना है कि अब ये क्योंकि आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट पास करना है ना, तो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने का मतलब यहाँ को पैरामीटर होना चाहिए। तो यहाँ पैरामीटर बना लेते हैं एन। एन क्या करेगा? जो वैल्यू पास होगी उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद हमने एन को चेक करना है कि एन में जो वैल्यू पास हुई है क्या वो इवन है या ऑड है। अब हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर इवन और ऑड को काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से रिमाइंडर, यानी 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 दें, राइट। और यहाँ पर देखिए हमें चेक करना है ना वो इवन है या ऑड है, तो हमें रिमाइंडर को चेक करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इक्वल्स टू ऑपरेटर की, यानी अपने जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, और रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेटर हमें चाहिए। तो इट मीन्स हमें इफ़ की कंडीशन लगानी होगी, और अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। अब इफ़ में चेक किसको करना है? एन के अंदर जो भी पास हुए उसका रिमाइंडर निकालो कि अगर उसको 2 से रिमाइंडर निकालें तो क्या वो इक्वल्स टू 0 आता है। अगर ये 0 आ जाता है तो सिंपली हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो नंबर इंटर हुआ है, यानी हम कह देंगे द इंटर्ड नंबर, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एन भी लिख देते हैं। इससे क्या होगा? पहले लिखा आएगा द इंटर्ड नंबर, उसके बाद एन डिस्प्ले होगा, और उसके बाद लिखा आएगा इज, और यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है? इज इवन नंबर, राइट। अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती तो इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद हमें क्या लिखना है? एल्स। इंडेंटेशन जरूर माइंड में रखनी है, जहाँ से इफ शुरू है उसी के नीचे से एल्स होना चाहिए, वरना वो इफ की बॉडी का पार्ट बन जाएगा और एरर आ जाएगा।
हमें इफ की बॉडी का पार्ट नहीं बनाना है, डेफ की बॉडी का पार्ट बनाना है, यानी इफ और एल्स की इंडेंटेशन सेम होनी चाहिए। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इवन की जगह क्या कर देते हैं, ऑड, क्योंकि अगर इवन ही होगा तो कंफर्म सी बात है क्या है, ऑड। बट अब यहाँ पर इशू ये है कि हमने डेफिनेशन तो लिख ली, लेकिन ये डेफिनेशन तो तब तक काम नहीं करेगी जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगी। फंक्शन कॉल में हमें कोई आर्ग्यूमेंट भी लेना है और जो आर्ग्यूमेंट लेना है वो पहले इनपुट कराना है, राइट। तो अब कीप इन माइंड कि अब हमें बिल्कुल स्टार्ट पे जाना है, यानी जहाँ हमारे फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हुई है बिल्कुल उसी तरह ये प्रोग्राम का पार्ट बनेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमें चाहिए क्या, हम नाम इनपुट कराएंगे, यानी वो नंबर इनपुट कराते हैं। कौन सा नंबर, जिसको हमने चेक करना है। तो इंट प्लस यूजर से इनपुट लेनी है, तो क्योंकि नंबर रीड करना था तो रीड के लिए इनपुट कराना था। इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे इंटर नंबर दैट यू वांट टू चेक, राइट। यानी जो नंबर आप चेक करना चाहते हैं वो नंबर आप एंटर करें और उसके बाद वो नंबर नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यही नम हम किसको पास कर देंगे, फंक्शन को। फंक्शन को कैसे पास करेंगे, फंक्शन को पास करेंगे जब फंक्शन कॉल करेंगे। कॉल किससे होती है, नाम से। नाम लिखा, ब्रैकेट के अंदर अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे जो एक्सेप्ट सॉरी अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर डाटा आया। डाटा किसके अंदर आया, नाम। तो हमने यहाँ पर चेकर में क्या पास कर दिया, नाम। अब यहाँ देखिए आपको रेड लाइन नजर आ रही है, इंडेंटेशन की एरर है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्पेस है, तो हमें स्पेस हटानी है क्योंकि जहाँ से हमारा डेफ यूज हो रहा है, यानी जिस प्रोग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट पे ये है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे इनको भी होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाता है। और ये आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी बॉडी का पार्ट है, इसलिए इंडेंटेशन के साथ देखिए। अब क्या होगा, यूजर से सबसे पहले मांगा जाएगा इंटर नंबर दैट यू वांट टू चेक। वो जो चेक नंबर एंटर करेगा चेक करने के लिए वो नाम के अंदर स्टोर होगा। नाम के बाद चेकर को पास होगा, चेकर उसको चेक करेगा एंड देन आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनपुट आउटपुट देता है। अगर हम कोई भी इनपुट दें तो हम रन करके इनपुट इंटर करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा आ गया जी एंटर नंबर दैट यू वांट टू चेक। मैंने एंटर किया 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया द एंटर्ड नंबर 5 इज ऑड। अब ये जो 5 आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये जो एन इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है इसकी वजह से आ रहा है, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट अ सिंपल प्रोग्राम, जो कि सिंपली आपने बस देखना है कि अगर इनपुट लेनी है, इनपुट करना है, फंक्शन कॉल में पास करनी है और आपने फंक्शन जो है ना वो डेफ कीवर्ड के साथ सिंपली बना के एग्जीक्यूट करने हैं, राइट। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि फ़ंक्शन कैसे काम करता है, फ़ंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ंक्शन बनते कैसे हैं। हमने एग्जांपल्स भी कोडिंग की करके देख ली, रन करके एग्जीक्यूट करके चेक कर ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपने करने की कोशिश करनी है। इट्स योर असाइनमेंट। आई विल ट्राई कि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें इन सब का सोल्यूशन आपसे डिस्कस किया जाए, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपके पेपर में आ सकते हैं फॉर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग पर्सपेक्टिव, और शॉर्ट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। And do like and subscribe my channel if you found it useful. Thank you for watching.